वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे। उसमें चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने खत्म कर लिए और अब जो है हमें एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। तो आप पेज नंबर 179 ओपन कर सकते हैं एनसीईआरटी 11th क्लास की फिजिक्स की। और उसमें अब मैं ले रहा हूं एडिशनल एक्सरसाइज का पहला सवाल यानी 7.22। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 22। As shown in figure 7.40, the two sides of a step ladder, जैसे कि हम सीढ़ी इस्तेमाल करते हैं घर में ऊपर चढ़ने के लिए। बी ए एंड सी ए आर, दिवाली की सफाइयां की होगी आपने सीढ़ी इस्तेमाल करके। 1.6 मीटर लॉन्ग एंड हिंज्ड एट ए। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। प्रैक्टिकल डेटा है 1.6 मीटर है, 1 मीटर में लगभग 3 फीट, तो 1.6 मीटर है, 6 फुट से छोटी सीढ़ी है। ए रोप डी ई 0.5 मीटर इज टाइड हाफ वे अप, वहां रस्सी बांधी है। वेट ऑफ 40 kg सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट, उस पर लटका दिया हमने वेट। 1.2 मीटर फ्रॉम बी अलोंग द लैडर, लैडर के अलोंग डिस्टेंस नापे तो 1.2 मीटर पर हमने इसको लटकाया। अज्यूमिंग द फ्लोर टू बी फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन अगर वहां पे नहीं है, नेग्लेक्टिंग द वेट ऑफ द लैडर, उसको मासलेस हम मान रहे हैं, बहुत हल्की सीढ़ी है, मान लीजिए एल्यूमिनियम की, हालांकि कुछ तो मास होता है पर हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द टेंशन इन द रोप एंड फोर्सेस exerted by the floor on the ladder। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। जी को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है और हिंट इसके लिए हमें दिया गया है कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ ईच साइड ऑफ द लैडर सेपरेटली, तो उसको अलग अलग हमें कंसीडर करना है। तो दिस इज द डायग्राम। ये एक सीढ़ी है और यहाँ हमने वेट लटकाया है और यहाँ ये रोप बंधी हुई है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से जो कैलकुलेट आपको करना है, फाइंड द टेंशन इन द रोप एंड फोर्सेस exerted by the floor on the ladder, तो वो आंसर में आपको मिल जाएगा दिया हुआ टेंशन और रिएक्शन फोर्स बी पर और सी पर। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, हाउ टू सॉल्व इट। एक बुक ने दे दिया डाटा सीम्स टू बी इनसफिशिएंट, कि इस डेटा के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, लेट्स सी अनदर सॉल्यूशन। द गिवन सिचुएशन कैन बी शोन एज, इस तरह से हमने इस सिचुएशन को दिखाया। एन बी, फोर्स exerted on the ladder by the floor at point B, ये है एन बी। और सी पर जो लग रहा है वो है एन सी। टी जो है रोप में टेंशन है, टेंशन इन द रोप, ये जो रस्सी है। अगर आपने गौर किया हो तो ये बीच की रस्सी रोक के रख रही है इनको, अदरवाइज तो क्या होता, फ्रिक्शन चाहिए होता। अभी फ्रिक्शन नहीं है तो भी ये रस्सी रोक के रख रही है, नहीं तो ये वेट क्या करेगा, इसको फिसला के दूर ले जाना चाहेगा, यानी इनको खोलना चाहेगा। बी ए इक्वल टू सी ए 1.6 मीटर है, बी से लेकर ए तक की डिस्टेंस, सी से लेकर ये 1.6 मीटर जो, और डी ई 0.5 मीटर है, ये रोप जो लगी हुई है। बी एफ जो है 1.2 मीटर है, बी से लेकर एफ तक की डिस्टेंस, दिस इज 1.2 मीटर। मास ऑफ द वेट 40 kg है, ये सब गिवन डेटा है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द फ्लोर बी सी, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। दिस इंटरसेक्ट डी ई एट मिड पॉइंट एच, डी को एच पे काटते हुए जा रहा है। ट्राइंगल ए बी आई एंड ट्राइंगल ए आई सी, ए बी आई, ए आई सी, ओके, ए बी आई एंड ए आई सी आर सिमिलर, ठीक है, दोनों बराबर हैं। सो बी आई इक्वल टू आई सी, तो आई मिड पॉइंट हो गया, हेंस आई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, डीई पैरेलल टू बी सी। तो अभी डायग्राम हमको साथ साथ देखना है, तो डायग्राम को मैं उठाकर यहाँ कॉपी कर देता हूँ, जिससे हम इस डायग्राम के रेफरेंस में बात कर पाएंगे।
ये हमारी बात चल रही है। DE, DE is parallel to BC. BC equal to twice of DE, उसका डबल है 1 मीटर, क्योंकि I मिड पॉइंट है। किस बेसिस पे हमने ऐसा कहा? इसको हम नाप कर निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ये ए भी हमें पता है, तो ये इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बन रहा है, ये भी हम देख रहे हैं, और डीएच भी हमको पता है। तो ज्योमेट्री से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि बीसी जो है ट्वाइस ऑफ डी होगा ही होगा। ये थोड़ा सा इसको चेक करें ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ए एफ इक्वल टू ए एफ बी ए माइनस बी एफ, बी ए माइनस बी एफ। ठीक है, बी और बी एफ हमें दोनों पता है, 1.6 माइनस 1.2 दैट इज 0.4। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, इसलिए है। ठीक है, डी क्योंकि मिड पॉइंट है इसलिए ये ट्वाइस है, ये लॉजिक है। So D is midpoint of AB, hence we can write AD equal to half of BM। ठीक है, 0.8 मीटर हो गया। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को जब यूज करते हैं वी गेट एफ ई की वैल्यू हमको मिल गई। व्हाट इज एफ ई? एफ ई, एफ ई हमको क्यों चाहिए? ओके, एफ ई 0.4 मीटर, हेंस एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। ओके, हमने ये कैलकुलेट किया 0.4, और हमें पता है ये 1.2 पर था, तो एफ भी जो है एडी का मिड पॉइंट हो जाएगा। उसको हम डायरेक्टली यहाँ सारी डायमेंशंस लिखकर दिखा सकते हैं। जैसे हमें पता है एडी कितना है, 1.6, दिस इज 1.6। फिर हमें पता है बी डी है 0.8, आधा है उसका। फिर हमें पता है बी से लेकर एक तक एफ तक की डिस्टेंस है 1.2, दिस डिस्टेंस 1.2, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 1.2 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 0.8 को, 12 में से 8 गए तो 4, तो ये बचा हमारे पास 0.4। और अगर मैं 1.6 में से 0.8 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास यहाँ 0.8 बचता है। तो एडी जो कि आधा है इसका, वो 0.8 है, तो रिमेनिंग एफ ए कितना हुआ? डेफिनेटली 0.4 हुआ। तो यहां से हमने दिखा दिया कि एफ जो है मिड पॉइंट है जहां वेट लटका है। तो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। अब एफ जी डी एच के पैरेलल है। एफ जी अगर ये मैं खींच देता हूं, ये डी एच के पैरेलल है। ठीक है, तो सेम लॉजिक यहाँ लगा देंगे हम जो पहले हमने लगाया था डी एच और बी सी के लिए। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, हेंस ट्राइंगल ए एफ जी एंड ट्राइंगल ए डी एच, ये दोनों सिमिलर हो गए, सारे एंगल सेम है, तो हम साइड्स का रेशियो इक्वल कर सकते हैं। एफ जी अपॉन डी एच, एफ जी अपॉन डी एच इक्वल टू ए एफ अपॉन ए डी, वो हम लिख सकते हैं। और ए एफ ए डी हमें पता है 0.4 अपॉन 0.8, हाफ आ गया, तो एफ जी आ गया हाफ डी एच। तो एफ जी हमने निकाल लिया हाफ डी एच, दैट इज हाफ ऑफ डी एच, हमें पता था पहले से 0.5 का आधा 0.25, तो ये हो गया 0.125। अब अगर देखें हम ए डी एच जो है, ए डी एच, ये ट्राइंगल है बच्चों, ये मिस यहाँ पे ट्राइंगल ए डी एच, ए डी एच में अगर बात करें तो
हम लिख पाएंगे AH जो है परपेंडिकुलर वो है अंडर रूट ऑफ AD का स्क्वायर माइनस DH का स्क्वायर। तो अभी हमने AH निकाल लिया 0.76 मीटर, हाइट यहाँ की पता चल गई हमको। फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द लैडर द अपवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ जो लग रहा है NC और NB, वो बराबर होना चाहिए वेट mg के, ये नीचे की तरफ लग रहा है। और ये हमको 392 का डेटा कहाँ से मिल रहा है? 392 मिलेगा जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 40 है, 40 दिया हुआ है वेट, 40 को 9.8 से, सो 40 इंटू 9.8 is 392। For rotational equilibrium of the ladder the net moment NB जो है क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा, यूं घुमाने की कोशिश करेगा लैडर को क्लॉकवाइज, तो NB इंटू BI, किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं हम मोमेंट? I के रिस्पेक्ट में, NB इंटू BI प्लस mg इंटू FG। अब आपको समझ में आ गया होगा FG हमने क्यों कैलकुलेट किया। ये सारी डिस्टेंसेस हमें कैलकुलेट करनी पड़ी जिससे कि हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम चेक कर सकें इसका। तो ये है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, इसलिए प्लस साइन के साथ है। ये W घुमाना चाहेगा I के रेस्पेक्ट में, अगर देखें हम पॉइंट I के रेस्पेक्ट में अगर आप सारे मोमेंट ले रहे हैं तो ये W एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, ये NB क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। फिर NC की बात करें, NC इंटू CI, ये रहा CI, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है इसलिए प्लस, प्लस T इंटू ये जो टेंशन है रोप में, ये भी रोल प्ले करेगी, T इंटू AG, T इंटू AG, AG। इस टेंशन को हम जो है ऐसा लगते हुए मान रहे हैं T इंटू AG माइनस T इंटू AG, वो कैंसिलेशन हो गया। दोनों टेंशन एक इस पॉइंट पर काम करेगी, एक इस पॉइंट पर काम करेगी, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। AG डिस्टेंस क्यों ली है? AG नहीं भी लेते, कुछ और डिस्टेंस लेते, जैसे हम तो I के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है T की, इससे लाइन ऑफ एक्शन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं पैरेलल उसके, तो इस टर्म का कोई मतलब बचता नहीं। तो बाकी जो टर्म्स बची वैल्यूज पुट की उसमें, उससे हमें NC और NB में एक इक्वेशन मिली, NC माइनस NB इक्वल टू 98। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, NC और NB में एक इक्वेशन पहले थी हमारे पास और एक और इक्वेशन आ गई, एक प्लस में थी एक माइनस में, तो अब NC और NB दोनों हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ साइड AB कंसिडर द मोमेंट अबाउट A। अब की बार हम मोमेंट ले रहे हैं अबाउट A, तो यहां मैटर करेगा T इंटू एज है ना, पहले जो T इंटू एज है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर A के अबाउट मोमेंट लेता हूं मैं तो NB इंटू BI, NB जो कि क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस BI मानेंगे A से जाने वाली लाइन के अबाउट, प्लस mg इंटू FG, ये जो वेट है mg इंटू FG, ये तो उतना का उतना ही रहेगा, प्लस T इंटू AG। खाली एक साइड की बात अगर हम कर रहे हैं तो T ये वाला इंटू AG, T इंटू AG इक्वल टू 0। अच्छा, ये टेंशन की कैलकुलेशन के लिए है। अब T इंटू AG कैसे आया, AH क्यों नहीं आया? एक्चुअल में AH ही होना चाहिए। ये हम देखते हैं क्या कैलकुलेट किया था हमने, AG या AH 0.76 निकाला था, इट इज AH। तो ये कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है वो यहीं से क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो व्हाट इट शुड बी, इट इज नॉट AG, इट शुड बी AH। यहाँ पर भी AH आएगा तब बात हमारे समझ में आती है। ये भी AH है, वो भी AH है, और यहाँ पर भी AH है, तभी हमने 0.76 लिखा है। सो दिस इज नॉट G, दिस इज H। और यहाँ वैल्यू रख के हमने टेंशन T कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 22। तो एडिशनल एक्सरसाइज में हम देख रहे हैं कुछ एडिशनल हमको करना पड़ रहा है।
खाली एक क्वेश्चन में 15 मिनट हमको लग गए। ओके, नेक्स्ट 23, ए मैन स्टैंड्स ऑन ए रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, है ना, इमेज बनाते जाओ दिमाग में। With his arms stretched horizontally, holding a 5 kg weight in each hand, दोनों हाथ में 5-5 किलो है। The angular speed of the platform is 30 revolution per minute. RPM दिया हुआ है आपको, RPS में बदलना पड़ेगा SI में अगर करना है तो काम, और ये फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा नहीं है। The man then brings his arms close to his body with the distance of each weight from the axis changing from 90 centimeter to 20 centimeter. ऐसा करने से I चेंज हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो mr² होगा यहाँ पे। The moment of inertia of the man together with the platform may be taken to be constant and equal to 7.6 kg meter square. ये assumption आपको दिया हुआ है। What is his new angular speed? उसका क्या होगा? अच्छा, मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फिक्स मान रहे हैं 7.6, पर उसके हाथ में जो वेट है 5 kg वेट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा 90 से 20 सेंटीमीटर आने पर, है ना। तो दिमाग में इमेज डेवलप करते जाओ साथ में। B part, is kinetic energy conserved in the process? If not, from where does the change come about? हमें पता है कि ओमेगा बढ़ जाएगा क्योंकि I कम होगा, तो अब इसके लिए एनर्जी कहाँ से आई, उसके लिए हमें कंपेंसेट करना है। तो थ्योरी में हमने पढ़ा था ये मसल एनर्जी कन्वर्ट होगी इसकी। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। आपको आंसर क्या दिया हुआ है 7.23 में, 59 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी स्पीड बढ़ जाएगी। देखिए पहले कितना था, 30 रिवोल्यूशन पर मिनट, हाथ पास लाने पर ये हो जाएगा 59 रिवोल्यूशन पर मिनट। काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो पूछा है, क्या पूछा है आपसे, क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, तो जवाब है नहीं, नो। द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज एंड इट कम्स फ्रॉम वर्क डन बाय मैन इन द प्रोसेस, जो उसने हाथ मूव किए हैं। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आदमी का खुद का है उसके वेट की वजह से, प्लस 5 kg के दो मासेस हैं, वो जितनी डिस्टेंस पर थे mr² फॉर्मूले से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दो हैं, तो टोटली 15.7 kg मीटर स्क्वायर हो जाता है 30 rpm पर। हमें rpm को बदलने की जरूरत नहीं, हालांकि यहाँ ओमेगा से दिखा दिया है उसको, पर ये ओमेगा नहीं है, आपको समझना है ये फ्रीक्वेंसी न्यू1, क्योंकि I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 हम करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, तो 2 पाई दोनों साइड कट जाएगा, जो कि इसमें ओमेगा में इनबिल्ट है। सेकेंड केस में 90 सेंटीमीटर से हम 20 सेंटीमीटर पर ले आए, तो ये 0.2 नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8 रह गया, 15.7 से घटकर 8 रह गया, तो I1 ओमेगा इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लगाते ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, और आरपीएम में ही आंसर आ जाएगा। अनदर फॉर्मेट ऑफ सॉल्यूशन, गिवन डेटा आपने लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार जोड़ देंगे 7.6 में 8.1, और दूसरी बार उसमें जोड़ेंगे हम 0.4, 7.6 में 0.4, तो वही I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लगाकर रिजल्ट आ जाएगा। Kinetic energy is not conserved in the given process. In fact, with the decrease in the moment of inertia, kinetic energy increases. जो एक्स्ट्रा गतिज ऊर्जा यहाँ पर हमें मिल रही है, additional kinetic energy comes from the work done by the man to fold his hands towards himself. आपने डंबल्स उठाए हों तो आपको पता है कुछ वर्क तो करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, 10 ग्राम मास की बुलेट, स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास m है, v है, इज फायर्ड इनटू ए डोर, दरवाजे की तरफ दाग दिया उसको, एंड गेट्स एम्बेडेड एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द डोर, उसमें जाकर धंस गई बुलेट। द डोर इज 1 मीटर वाइड एंड वेज 12 kg, ये उसका मास है, और ये इसके मास के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डेटा 1 मीटर वाइड। इट इज हिंज्ड एट वन एंड एंड रोटेट्स अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस प्रैक्टिकली विदाउट फ्रिक्शन, ये assumption है, विदाउट फ्रिक्शन, दिस इज assumption। Find the angular speed of the door just after the bullet embeds into it. बच्चों लीनियर मोशन जब काइनेमेटिक्स आप पढ़ रहे थे तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे बुलेट वाले, अभी इसको रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर देना है हमको, तो एनर्जी कंजर्वेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं।
एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डोर अबाउट द वर्टिकल एक्सिस अबाउट वन एंड, डोर को हमने एक रॉड होती है उसकी तरह ट्रीट किया था ml²/3, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में सीधे आंसर दिया हुआ है 0.625 रेडियन पर सेकेंड, जो हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। कैसे देखते हैं। आई दिया हुआ ml²/3, एंगुलर मोमेंटम इम्पार्टेड बाय बुलेट L = mv × r। बुलेट जाके लग रही है सेंटर पर लग रही है, तो दरवाजे की आधी दूरी पर लग रही है। दरवाजा जो है 1 मीटर चौड़ा है, तो हम बोलेंगे 0.5 यानी हाफ लगा दें यहाँ पे। और m दरवाजे का जो मास है वो है 12 किलोग्राम, 500 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बुलेट कितने ग्राम की? 10 ग्राम की। तो दरवाजे का मास नहीं आ रहा है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम जो इंपार्ट कर रही बुलेट उसमें mv × r में हम m लेंगे, मास ऑफ द बुलेट किलोग्राम में कन्वर्ट किया, 10 ग्राम इन 10 × 10⁻³ वेलोसिटी इनटू r, तो 2.5 एंगुलर मोमेंटम वहां पे आ रहा है। आई दरवाजे का हमने कैलकुलेट किया, इसमें दरवाजे का मास आएगा 12 kg, लेंथ ली हमने इसकी /3। अब L = I ओमेगा होता है, तो ओमेगा जो इंपार्ट होगा ओमेगा = L/I से L/I से हमने कैलकुलेट किया। अनदर मोड ऑफ सॉल्यूशन, radius of the door, mass of the door, angular momentum imparted by bullet, अल्फा से दिखा दिया पे, अल्फा नहीं है, कैपिटल L से दिखाएंगे हम, MVR, सेम कैलकुलेशन एज डन अर्लियर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला और हमने लगाया, अल्फा नहीं, किससे दिखाएंगे हम? L से दिखाएंगे, L = I ओमेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कितने सवाल हैं देखो, कंप्लीशन पे जा रहे हैं हम। टोटल क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ओहो, 33 क्वेश्चंस हैं बच्चों, अभी हम आए हैं 25 पर। ओके, एक दो वीडियो और बनेंगे अभी। 25th क्वेश्चन, दो डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2 अबाउट देयर रेस्पेक्टिव एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। दिमाग में पिक्चर बनाते जाओ, डिस्क दिखनी चाहिए आपको और उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 दिए हुए, अबाउट देयर ओन एक्सिस दिए हुए, जो कि mr²/2 होता है, आपको पता है। रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड्स ω1 और ω2, इससे घूम रही है डिस्क, आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट। जब आप ये डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं बच्चों, अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है और पहले कभी सुना है आपने ये गाड़ियां कैसे चलती है, डू यू हैव एनी आइडिया? स्कूटर है, कार है, बच्चों यहाँ पर सेम फंक्शन होता है। जैसे गाड़ी में जब आप गियर बदलते हैं तो वहां दो डिस्क होती है, एक डिस्क होती है इंजन के कांटेक्ट में, क्लच प्लेट ऐसे करके नाम सुना होगा कभी कभी आपने, कभी इंजन की बात में की होगी तो, क्लच प्लेट घिस गई है या ऐसे कुछ। तो आप क्लच दबाकर गियर बदलते हैं, तो उस समय होता क्या है, जब भी आप क्लच दबाते हैं तो ये जो दो डिस्क हैं, एक जो इंजन के कांटेक्ट में, दूसरे जो पहिए को घुमा रही है, वो डिस्कनेक्ट होती हैं, और जैसे नया गियर डालते हैं वो फिर से कनेक्ट होती हैं, और फ्रिक्शन की वजह से मोशन ट्रांसफर होता है। तो brought into contact face to face with their axis of rotation coincident. Part A, what is the angular speed of the two disk system? तो जैसे ये पूछा है तो यहाँ पे आप समझ लो ये किस तरह के क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग है। एक ऑब्जेक्ट मास m का v1 वेलोसिटी से आया, दूसरा ऑब्जेक्ट मास m2 का v2 वेलोसिटी से आया, दोनों टकराए, कोलिजन के बाद जो है कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। जैसे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता था, बॉडीज चिपक जाती थी, यहाँ पर वैसा ही कुछ हो रहा है। यहाँ हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने वाले हैं, I1 ω1 प्लस I2 ω2 इक्वल टू I1 प्लस I2 टाइम्स ओमेगा। तो ये फॉर्मूला आपको देखना चाहिए इस लैंग्वेज के हिसाब से। बी पार्ट, शो दैट जहां पे आ गया मतलब यू हैव टू प्रूव इट। शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द combined system is less than the sum of initial kinetic energies of the two disks
तो ये कुछ वर्क हुआ है बच्चों जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी कंबाइंड सिस्टम की। हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस लॉस इन एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ गई ये आपको बताना है। टेक ओमेगा 1 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2, ये दोनों डिस्क की स्पीड सेम नहीं है तभी लॉस होगा, एक खोएगी दूसरी गेन करेगी। जैसे अब यहाँ फिर बच्चों पूरी फिजिक्स लिंक हो जाती है, अगर आप मजा लेना चाहें फिजिक्स का, इंटरेस्ट आए आपको तो लिंक कर सकते हैं चीजों को। जैसे आपने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय अदर बॉडी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ते हैं चार्ज लॉस बाय वन बॉडी इज इक्वल टू चार्ज गेन बाय अदर बॉडी व्हेन प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। तो सब कुछ चीजें लिंक्ड है आपस में। तो देखते हैं इसका आंसर 25th का, यहाँ पर मिसिंग है, जरूरत यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्योंकि शो दैट करके वहां आ गया है क्वेश्चन में, लैंग्वेज में, तो प्रूव करना है, तो बी पार्ट का आंसर नहीं है। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द टू डिस्क सिस्टम, इसका आंसर होना चाहिए था जो यहाँ मिसिंग है। ठीक है, तो आप अपनी किताब में लिख लेना इस आंसर को। तो क्या आंसर होगा देखिए, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम I1 प्लस I2, यहाँ I1 मिसिंग है, 1 नहीं है लिखा हुआ, I1 प्लस I2 टाइम्स ओमेगा। तो किताबों के साथ यही समस्या है, और बुकलेट्स जो होती हैं, शीट्स वगैरह जो इशू करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, एरर उनमें रह ही जाते हैं। बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम यहाँ से ओमेगा निकाल सकते हैं, तो ये एक फॉर्मूला बन गया, इसीलिए आंसर में नहीं दिया हुआ है। न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो आंसर में देते हैं। तो फैमिलियर फॉर्मेट है फॉर्मूले का, ऐसे फॉर्मेट वाले कई फॉर्मूले आपने तैयार किए हैं। गामा जो होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो उसका भी फॉर्मूला मिलता जुलता होता है। ऐसा ही फॉर्मूला कैपेसिटर्स में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे। सो ओमेगा इक्वल टू I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली, सब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाला। फाइनल काइनेटिक एनर्जी को अब ऐसे फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा जैसे ओमेगा की वैल्यू यहां से हमने उठा के डाल दी। ये बिल्कुल बच्चों मेरे को याद दिला रहा है एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ओके, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की याद दिला रहा है मुझे फॉर्मूले का फॉर्मेट भी, और ये सारी एक्टिविटी एक्सरसाइज। दो कैपेसिटर C1 C2 कैपेसिटी के चार्ज हैं, पोटेंशियल V1 V2 तक दोनों को कनेक्ट कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो अब जो है कुछ चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक जाता है, इसमें लॉस इन एनर्जी, एनर्जी का लॉस होता है, तो कुछ वैसी एक्टिविटी है। तो ये हुई फाइनल काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन एनर्जी इज इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल में से फाइनल को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको दिखानी होगी और यू विल गेट दिस आंसर। और ये भी आंसर, मजे की बात यह है बच्चों, मैं इतनी मतलब सिमेट्री में देख पा रहा हूं इसमें, मैं आपको बताऊं वहां पर क्या जवाब था और यहाँ क्या जवाब है। वहां जो जवाब था कैपेसिटर के केस में, रटा हुआ है मेरे को बताता हूं मैं लिखकर आप। बच्चों वहां जवाब था लॉस इन एनर्जी, डेल्टा यू से मैं दिखा देता हूं उसको, यू इज पोटेंशियल एनर्जी, इट वाज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 टाइम्स V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर एंड हाफ इज आल्सो देयर। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। परफेक्ट सिमेट्री इज देयर, सो एंजॉय फिजिक्स। एज अ बोथ टर्म कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, जो हमने लॉस निकाला, कैसे प्रूव करें कि लॉस हुआ, जो हमने डिफरेंस निकाला वो पॉजिटिव आ रहा है, इनिशियल ज्यादा फाइनल कम, क्योंकि ओमेगा 1 कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, ओमेगा 2 भी, ये स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है हमेशा, ये पॉजिटिव आ रहा है। thus rotational kinetic energy of combined disk is less than the total initial energy. Okay, next question number 26। अच्छा, एक और वर्जन देख लें इसका, दिस इज अनदर वर्जन, फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं मैं, सेम मेथड है, जस्ट रिवीजन हो जाएगा आपका। इसमें थोड़ी स्टेप्स ज्यादा हैं सॉल्यूशन में, इसमें स्टेप्स खाई हुई हैं, इसमें स्टेप्स ज्यादा दिखाई। So this is the solution. Question number 26, पार्ट ए, प्रूव द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये मैं ऑलरेडी थ्योरी में आपको पढ़ाते वक्त ही करवा चुका हूँ, हिंट यहाँ पे दिया हुआ है।
एंड बी पार्ट प्रूव द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो ये हम कर चुके बच्चों, ये आपको अपने आप ही करना है। 27 प्रूव द रिजल्ट दैट द वेलोसिटी v ऑफ ट्रांसलेशन, ये सब प्रूव शो ये सब आगे डेरिवेशन पार्ट आगे सारा, और फिर रोलिंग बॉडी लाइक ए रिंग, ये एक इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, 30 मिनट सुबह सुबह पढ़ना काफी है। सो हैप्पी लर्निंग।